नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सारणिक और सारणिक के अंदर हमने जो एक्सरसाइज 4.2 शुरू करी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसी का एक एग्जाम्पल है और पहले उसको सोल्व करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं वो हम सोल्व करेंगे, फिर कुछ पर्सन और देखेंगे। ये आज की जो क्लास होगी टोटली अपने कम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होगी। इससे मैं जो क्वेश्चन मैं केवल एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपको 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको देखना है। यानी आपका 12th का जो पेपर होता है वो राइटिंग का पेपर होता है, उसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखना पड़ता है अपने को। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन केवल हम ट्रिक्स के माध्यम से इनके आंसर निकालेंगे। शॉर्टकट तरीकों से हम इनके आंसर निकालेंगे। आंसर निकालना ही हमारा अब आपका जो मेन मोटिव होगा और वही हम सीखेंगे। अब आज की जो क्लास होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी और उस क्लास में अच्छी अच्छी चीज़ें आज की क्लास हम सीखने वाले हैं। और सारे जो कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यहाँ, वो सारे जो गत एग्जाम परीक्षाएं जो हुई हैं उनके अंदर आए हुए ये सारे क्वेश्चन हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है और क्लास को लाइक भी करना है और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि यदि ए बी सी है समानता ए शून्य है तब 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। यानी सारणी को आप ध्यान से देखो। ठीक है, इस सारणी को ध्यान से देखना है क्योंकि मैं अभी ये कहने वाला हूं कि इस सारणी को इसी रूप में अपने को याद करना है। ठीक है, इस सारणी को इसी रूप में अपने को याद करना है क्योंकि कंपटीशन के अंदर हमें कुछ चीजें याद कर लेनी चाहिए। तो याद करने से हमारे क्वेश्चन जो वो जल्दी हो जाएंगे। तो देखो, अभी ये जो क्वेश्चन है ये अपने 12th क्लास की बुक में एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है। तो पहले तो मैं इसको जो अपना बेसिक मेथड है उससे कर रहा हूं। देखो, बेसिक मेथड में क्या था कि हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, देखो इसके बराबर ये सिद्ध करना है तो मैं ये लेके चल रहा हूं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है। अब देखो, इसमें जब सिद्ध करने वाले प्रश्नों में मैंने कहा था कि अपना जो ध्यान है वो या तो रखना है, इस आगे भी रखना है कि आगे लेके क्या आना है, अपने को ये देखना है। तो हमें ऐसा कुछ ए बी सी भी मिलना चाहिए, ये जो ब्रैकेट में कुछ लिखा हो रहा है ऐसा भी मिलना चाहिए। यानी 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी ऐसा बनना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं उसमें। तो देखो एक काम करते हैं अपन, R1 R2 R3 से क्रमशः ए बी सी उभयनिष्ठ लेने पर। अब आप कहेंगे कि इसमें दिख नहीं रहा उभयनिष्ठ लिया कैसे, हम तो अपनी तरफ से ले रहे हैं, दिख तो नहीं रहा इसमें उभयनिष्ठ, दिख नहीं रहा कुछ भी कि इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन हम लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें कुछ ऐसा बनाना है। अब देखो, इसमें से अगर ए उभयनिष्ठ लेंगे, ए उभयनिष्ठ लेने का मतलब ये होगा सभी में ए का भाग लग जाएगा। इसमें बी उभयनिष्ठ लेंगे, इसका मतलब R2 के सभी एलिमेंट बी का भाग लग जाएगा। इसमें से हम सी कॉमन लेंगे तो जो R3 है उसमें सभी एलिमेंट्स में सी का भाग लग जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए बी सी मैंने बाहर लिया, इसमें से ए लिया ना, तो सभी में आप ए का भाग दे दो। तो 1 अपॉन ए प्लस 1, यहां पर भाग देंगे तो 1 अपॉन ए, यहां पर भाग देंगे तो 1 अपॉन ए। अब अगर ध्यान से देखो तो अगर ये ए इसको अगर गुणा करोगे ना तो वापस ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें से आप बी कॉमन ले लो, एक बटे बी प्लस 1 और 1 बटे बी, मतलब बी कॉमन लिया तो 1 बटे बी, फिर इसमें से बी कॉमन लिया, फिर इसमें से बी कॉमन लिया, फिर इसमें से सी कॉमन लिया तो 1 बटे सी और 1 बटे सी प्लस 1। अब ये सारणी बनने के बाद में अब हमें कुछ ऐसा लगने लग जाए कि ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर हम R1 R2 और R3 को जोड़ दें तो 1 प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी बन जाएगा। क्या ये बढ़ जाएगा ना, बना लो। तो आप क्या करोगे, R1 की जगह कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3, एक ए बी सी और 1 प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी, 1 प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी, 1 प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी। ठीक है, 1 बटे बी
1/c, 1/b प्लस 1, 1/c, 1/b, 1/c प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन ले लो, R1 में से ये पूरा पूरा पद कॉमन आ जाएगा, तो ए बी सी और 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा? 1, 1/b, 1/c, ये तो बचा। इसमें से एक कॉमन लिया तो 1, 1/b प्लस 1 और 1/c, और इसमें से कॉमन लिया तो 1, 1/b और 1/c प्लस 1। ठीक है, अब ज्यादा ज्यादा जीरो बना लो, इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, तो ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसमें से ये घटाओगे तो 0। देखो मैं क्या लगा रहा हूं यहाँ कि R2 की जगह कर रहा हूँ, सॉरी C2 की जगह कर रहा हूँ, C2 माइनस सॉरी C1 की जगह कर रहा हूँ, C1 की जगह कर रहा हूँ C1 माइनस C2, C1 की जगह C1 माइनस C2 और C2 की जगह पर C2 माइनस C3। ठीक है, नहीं थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, C1 में C2 घटाना तो 1/b से 1/b कैंसिल हो जाएगा, घटा रहे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 0, फिर इसमें से घटाओ 0, ये घटाएंगे तो 1/b से 1/b कैंसिल 1, ये घटाएंगे तो 1/c से 1/c कैंसिल और माइनस का 1 आ जाएगा, 1, 1/b और 1/c प्लस 1। अगर आप इसका परसेंट करोगे ना, इसका आप परसेंट कर लो तो क्या जाएगा, ए बी सी और 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और इसका अगर प्रसार करेंगे तो क्या जाएगा, एक ये एलिमेंट लिखेंगे, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, ऊपर से आओ नीचे, नीचे जाओ ऊपर, तो -1 गुणा -1 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, फिर -0 मतलब 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करो तो 1 ही आएगा, मतलब इसको पूरे कॉल करोगे ना, इस सारणी का मान 1 आएगा, उसको इससे गुणा करो तो ये आ जाएगा। तो ये अपनी क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये 12th क्लास के हिसाब से तो ये महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन जो है हमें याद करना है कि अगर इस प्रकार से 1 प्लस a, फिर यहाँ 1 1 1, फिर 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c, ऐसा अगर बढ़ता है तो हमें इस सारणी को याद करना है, इसका मान ये होगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो नीचे मैंने 2% लिखे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों ही पर्सन ऐसे कैसे ही हैं, दोनों सारणी कैसे कैसे है ना। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न आया एग्जाम में कि यदि x y z असमानता अशून्य है तब सारणी का मान 0 बराबर, तब आपको x की घात -1 y की घात -1 z की घात -1 का मान पूछा है। अगर ये सारणी ध्यान में है तो तुरंत बता देंगे कि इसका मान -1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहा कि ये जो है ये 0 के बराबर है, तब इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले x के मान ज्ञात करो कि x के मान कितने आएंगे, कौन कौन से मान आएंगे वो बताने। ठीक है, तो देखो अब और मान लो यही प्रश्न एग्जाम में आ गया, ये सारणी का हमें ध्यान भी नहीं है। ठीक है, यही प्रश्न एग्जाम में आ गया, अब हमें इतना बड़ा अगर हम वो करें प्रसार करें तो काफी जो हमने जो तरीका अपनाया उस तरीके में तो काफी टाइम लग गया। ठीक है, हमें सारणी ध्यान में नहीं थी और हमारे पास ये एग्जाम में आ गया कि इसका मान, एक ऑप्शन ये दे दिया, फिर ऑप्शन कुछ और दे दिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑप्शन और दे रखे हैं। तो अपने को क्या करना है कि जब ए बी सी अगर दिखे ना, ए बी सी तीनों आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जो ऑप्शन दिखे उन ऑप्शन के अंदर आप ये चेक करना कि ए बी सी के कोई मान हम ऐसे रखें कि सारे ऑप्शन अलग अलग आ जाए। ए बी सी का मान कुछ ऐसे रखें कि सारे ऑप्शन अलग अलग आ जाए, वो ए बी सी के मान आप ऑप्शन में रख के देख लेना और इस सारणी में रख के देख लेना, जो भी सारणी के मान से ऑप्शन मैच करे वही अपना आंसर होगा। ठीक है, और अगर ए बी सी ही दिख रहे हैं आपको, ए बी सी मतलब 3 आ गए, ए बी सी 3x3 की सारणी ज्यादा प्रश्न अपने पूछे जा रहे हैं, तो ए बी सी मिल रहा तो ए बी सी की जगह पर आप तय कर लो कि हमें ए बराबर तो 1 रखना है, बी बराबर 2 रखना है, सी बराबर 3 रख के हमें हल करना है। इससे ये मान रखे आप सारणी का मान निकालो और सारे ऑप्शन के मान निकालो, जिसमें जिस ऑप्शन में सारणी के मान के बराबर आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम इसमें ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी बराबर 3 रखें, देखो इसका मान क्या आएगा, सारणी का मान। और इसी में देखो मैं एक ऑप्शन और बना देता हूं, जैसे यहां पर ये दे देता कि ये 2, एक तो ये हो गया और दूसरा 2 ए बी सी इस प्रकार से दे देता। ठीक है, ऐसे ऑप्शन बना के दे दे कोई भैया, अगर यही प्रश्न आएगा ना तो एक अकेला ऑप्शन थोड़ी, ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेंगे अपने को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और भी ऑप्शन दे सकते हैं।
अब देखो मैंने a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 रखा, तो a बराबर 1 रखो तो सारणी का मान आ जाएगा 2 1 1 1 3 1 1 1 4। इस सारणी का मान निकालो, 2 गुणा 12 माइनस 1 यानी कि 11 है, फिर माइनस 1 8 4 माइनस 1 3, और फिर 1 प्लस का 1 1 माइनस 2 3 माइनस का 1 माइनस 3 तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो 11 दूनी 22 और माइनस 3 माइनस 2 यानी कि आ गया 17 आ गया। अब इसमें आप जो ऑप्शन दे रखे ना उनमें आप ए बी सी का मान रखे देखो, ए बराबर इसमें ए बी सी का मान रखे देखो, कितना आ रहा है 1 2 3, तो 6 तो बाहर हो गया ना, 6 तो ये बाहर हो गए। अंदर वाला देखो देखिए 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 1 बट्टे 2 प्लस 1 बट्टे 3, ठीक है। 6 एलसीएम आएगा, 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा देखो, 6 लघुत्तम आएगा ना, 6 लघुत्तम आ गया, तो 6 प्लस 3 और प्लस 2, ये 6 से 6 कट गया, जोड़ो देखिए कितना हुआ, 17 हो गया, ठीक है। तो इससे तो आएगा 17 और इससे आएगा 34, तो अपना सारणी का मान तो कितना आया 17, तो अपना ऑप्शन जो है वो ठीक ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सारणिक दे रखी है अपने को, उसको क्योंकि प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके अगर हम इनके मान निकालें तो काफी लेंथी बन जाएंगे, ठीक है। या इनको सीधा अगर सोल्व करोगे तो भी हम ये बनाना चाहेंगे ना इसको सोल्व करके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में अपने को क्या करना है, ए बी सी की जगह पर 1 2 3 रख लेना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर ये सारणी का नहीं याद है, मैं कहूंगा कि आप ये सारणी को याद करें, अगर ये सारणी की याद है तो देखो हमारे सामने कितने आसान रहेगा। देखो इस सारणी का मान जो है ना वो 0 के बराबर है, इस सारणी का मान अपने को पता है कितना, देखो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, इस सारणी का मान अपने को पता है एक्स वाई जेड इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, ये होता है इस सारणी का मान। अपने को पता है कि सारणी का मान ये आएगा क्योंकि ऐसी कैसी सारणी है और बराबर 0। अब ये एक्स वाई जेड जो है ना, ये कह रहा है कि ये सारे क्या है एक्स वाई जेड असमान भी है अशून्य भी है, मतलब ये शून्य नहीं है, इसका मतलब कि एक्स भी 0 के बराबर नहीं है, वाई भी 0 के बराबर नहीं है और जेड भी 0 के बराबर नहीं है, तो 0 बराबर कौन हुआ फिर, ये ब्रैकेट 0 बराबर हुआ क्योंकि इन्हें सभी का गुणनफल तो 0 दे रखा ना, तो कोई एक तो 0 है इसमें, तो ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0, इसका मतलब ये 0 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड बराबर 0, तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड बराबर कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब ये देखो इसके ऊपर -1 लिख रखा है ना घात, तो ये यूं कर सकते हो कि x की घात -1 प्लस y घात -1 ऊपर लेके जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगी, प्लस z की घात -1 बराबर -1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन चलो एग्जाम में आया हुआ है इसी टाइप से। आगे वाला देखो इसमें तो अब कह रहा है कि सारणी का मान भी 0 बराबर है, ये ऐसा कैसा ही है, बस खाली इतना फर्क हो गया कि इसमें ए बी सी आ रहा है और इसमें सभी जगह पर ए बी सी मतलब बराबर ही हो गए, x आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखो इस सारणी का मान अपने को पता है, इस सारणी का मान कितना आएगा x गुणा x, भाई ए की जगह भी x है, b की जगह भी x है, c की जगह भी x है, ऐसा है ना, तो a b c। अच्छा फिर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये तो था, c की जगह भी x है, a की जगह भी x है, b की जगह भी x है, c की जगह भी x है और बराबर 0, तो ये कितना होगा x का 3 और ये हो गया 1 अपॉन 3 बटे x, इनका जोड़ करोगे ना तो ये आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखो या तो ये 0 है, x बराबर 0 है, या तो ये x 0 बराबर है, या फिर 1 माइनस 3 अपॉन एक्स बराबर 0 है, तो उस समय x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x के 2 मान आएंगे तो x बराबर 0 आएगा या x बराबर 3 आएगा। तो ये अगर ये सारणी का हमारे ये सारणी का मान अगर हम सीधा याद रख लें तो इस टाइप के प्रश्न अगर आते हैं तो वो बड़े आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं भी याद रहती है सारणी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्या करेंगे कि देखो यहाँ तो x का मान पूछा इसलिए हमें सारणी को हल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें जैसे मान लो कि सारणी का मान ही पूछता कि सारणी का मान क्या आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बना के देता, जो भी बना के देता आगे, तो हम क्या करते इसमें x में, क्योंकि ये तो x एक ही है ना, तो उसमें अगर x के रूप में दे रखा होता, जैसे मान लो कि यहाँ और अपन को दे देता कि भाई 4x 5x कुछ इस प्रकार से देता है ना, 6x इस प्रकार से, या कोई और दे देता, तो फिर अपन क्या करते कि x का कोई इनको मान यहाँ सेट करते। अब इन ऑप्शन में ये देखते कि x का क्या मान रखेंगे, सारे ऑप्शन अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है, जैसे 1 रखें 2 रखें 3 रखें, सभी ऑप्शन अलग अलग आ जाएंगे। तो उस समय क्या करते कि जैसे मान लो कि x बराबर 2 रखने पर सारे ऑप्शन अलग आ रहे हैं, तो आप x बराबर 2 रख के सारणी को हल कर लो,
ठीक है। और जो 2 रखने पर जो मान आया है वो ऑप्शन में 2 रखने पर x का मान 2 रखने पर कौन सा रहा वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे इस क्वेश्चन। हाँ, अब चलते हैं आगे। अब देखो ये कह रहा है कि यदि एबीसी एपी में हो तो कह रहा है कि सारणी का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, अब एक चीज यहां पर कुछ लिख लो आप पहले, कि नोट लगा के लिख लो। नंबर 1, यदि आपसे कहे यदि ए बी सी एपी में है, अगर ऐसा कहे तो अपने को क्या करना है कि ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 ले लेना है। और नंबर 2, यदि कहे कि ए बी सी जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में है, तो अपने को क्या करना है, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 4 ले लेना है। और सी अगर ये कहे कि ए बी सी एचपी में है, आराधन श्रेणी में है, तो क्या करना है, ए बराबर 1, बी बराबर 1/2 और सी बराबर 1/3 ले लेना है। ठीक है, ये मान रख के हल कर लेना, आपके लगभग सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हालांकि यहाँ पर एबीसी एपी बात कर रहा है तो आप एबीसी के मान रख सकते हो और नहीं रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो एबीसी के मान रख भी लेते हो यहाँ, तो एबीसी एपी में है और इस सारणी का मान पूछ रहा है अपने से कि सारणी का मान क्या आएगा, तो एबीसी अगर एपी में है तो एबीसी के मान रख के देख लो, ये रख लो, और नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, बहुत आसान सा है, बिल्कुल सीधा सा है। ठीक है, क्योंकि इसका 0 आएगा मान। देखो कैसे आएगा कि अपने को ये पता है कि अगर ए बी सी एपी में होना, एपी में है यानी सॉरी समानांतर श्रेणी में है, तो हम जानते हैं कि 2b बराबर होता है a प्लस सी। ए प्लस सी का मान 2b के बराबर होता है, ये बात अपन जानते हैं। अब देखो a प्लस सी बन सकता है इसमें, कहीं बन सकता है, अगर इसको जोड़े तो a प्लस सी बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो देखो क्या करेंगे हम कि इसके अंदर है, और हमें देखो अब मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ, बस सीधा आंसर तक जाने की कोशिश करेंगे। सीधा मैं कर रहा हूँ कि R1 की जगह पर मैं कर रहा हूँ R1 प्लस R3। ठीक है, तो नई सारणी क्या बनेगी, देखो एक्स एक्स जुड़ के 2x हो गया, 2x प्लस 6, 2x प्लस 8, और ये हो जाएगा 2x प्लस है 2a प्लस 2c हो जाएगा। और बाकी जो है वो x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b और x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c, ये तो है। अब देखो यहां पर अगर इन दोनों में पूरे देखो R1 जो है ना, R1 इस R1 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो नई सारणी जो है ना वो अपने पास क्या बनेगी, x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस a प्लस c, ये बनेगा ना। और ये x प्लस 3 है, मतलब ये सारणी R2 में कोई चेंज नहीं है, यूं की यूं है। ठीक है, समझ गए बात हो भाई, R1 वो की वही है, R2 वो की वही है। अब देखो a प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी एपी में है, तो a प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं ना। तो लिखो x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 2b, ये कितना है, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c। अब देखो देखिए R1 और R2 बराबर आ गए, और गुणधर्म जब हमने पढ़े सारणी के उसमें ये पढ़ा था कि किसी भी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो सारणी का मान 0 होता है, तो ये मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आरपीएससी शायद 2016 में आया हुआ सेकंड ग्रेड में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन लिखा मैंने नीचे, जो 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। एक तो आरपीसी 2000 सेकंड ग्रेड में तो 2016 में पूछा हुआ है, और 2022 में इस बार ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, यही क्वेश्चन सेम ही। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो अभी बोर्ड पर लिखा है, ये क्वेश्चन पहले अपनी जो पुरानी बुक चलती थी 11th क्लास, क्योंकि मैट्रिक्स और सारणी पहले 2011 से पहले और 11वीं क्लास की बुक हुआ करती थी, एक अलग से बुक हुआ करती थी पूरी मैट्रिक्स और सारणी के नाम से, तो उसमें ये क्वेश्चन था पहले। 2011 के बाद में 11 में सिलेबस चेंज हुआ, तो उसके बाद में राजस्थान बोर्ड की जो अपनी 2011 से पहले की जो बुक थी ना, वो 4 किताब हुआ करती थी। 11वीं क्लास में भी 4 थी और 12वीं क्लास में भी 4 किताबें थी। 11वीं क्लास में मैट्रिक्स के नाम से, मैट्रिक्स और सदिश के नाम से किताब हुआ करती थी, उसमें मैट्रिक्स में ये क्वेश्चन है, तो पुरानी किताब अगर हो तो उसके अंदर देख लेना क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या कर रहा है कि इस सारणी का मान पूछा क्या आएगा। देखो सारणी क्या है, अब यहाँ पर लोग जो है ना उसके गुणधर्म काम में आएंगे।
log y आधार में x, देखो ये log y है, आधार में x है, log ऑफ z और आधार में x, log ऑफ x आधार में y एक और log ऑफ z आधार में y, log ऑफ x आधार में z, log ऑफ y आधार में z और ये एक। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो कैसे सोल्व करें। एक काम करेंगे, इसमें अगर ध्यान से देखें तो सभी जगह पर आधार चेंज है। यहाँ देखो R1 में तो x आधार है, यहाँ y आधार है और यहाँ z आधार है। तो एक तो हम क्या करेंगे कि सभी में जो लोग है ना, लोग का आधार समान बनाएंगे। और लोग का आधार चेंज करने का हम 11वीं क्लास से पढ़ के आए हैं कि लोग अगर जैसे मान लो कि a और आधार b दे रखा, तो हमें अगर इस लोग का आधार चेंज करना चाहें तो लोग a लिख दो ऊपर और लोग b लिख दो नीचे, दोनों के लोग लिखा दिया। और आधार में अब जो बनाना चाहो ना वो बना लो, दोनों में सेम लिख दो। अगर e लिख रहे हो तो log a और बटे log ऑफ b आधार में e। ठीक है, तो बस ऐसा ही यहां पर करना है। क्या करें कि सभी जगह पर आपको क्या करना है, log का जो आधार है वो एक जैसा बनाना है। ठीक है, और सभी जगह पर हम क्या करेंगे, log का आधार e बना लेंगे। ठीक है, अच्छा अब और देखिए ये जो यहाँ पर कुछ एक, ये जो एक लिखा हुआ है, इस एक का मतलब क्या हुआ, पहले मैं इस एक का लिख रहा हूं। देखो इस एक को हम ये लिख सकते हैं कि log में कोई संख्या हो, जैसे e और आधार भी अगर e हो तो इसका मान एक होता है। ठीक है, तो इस एक को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि log ऑफ x और आधार में x, कोई दिक्कत थोड़ी है, log y आधार x, log z और आधार में x, यहाँ पर log x आधार में y, यहाँ पर log y और आधार में y और log z और आधार में y। देखो यहाँ पर क्या हुआ, log y और आधार में y, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, और log x आधार में z, log y आधार में z, और यहाँ पर मैंने लिख दिया log z और आधार में भी z। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सभी का आधार चेंज कर लो, एक जैसा आधार बना लो सभी का। ठीक है, कोई भी बना लो, आपकी इच्छा है, जो अच्छा लगे वो कर लो। एक काम करते हैं, सभी का आधार x से बना लेते हैं, तो इस R1 में तो पड़ा रहने दो, x आधार में पड़ा रहेगा, और बाकी इन सब का आधार x बना लेते हैं। ठीक है, और बाकी e बना लो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, e बना लो। ठीक है, कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी इच्छा है। तो मैं अगर e बनाऊंगा तो सभी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि एक का तो पड़ा रहने दे और दो जो उनके एक जैसे बना लो। भाई ये जो सभी लोग हैं इनका आधार एक जैसा बनाना है, तो चाहे तो x बना लो, चाहे y बना लो, चाहे z बना लो, एक जैसा बना लो। ठीक है, और सभी का चेंज भी करना था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो देखो मैं एक काम कर रहा हूँ कि चलो सभी का चेंज कर देते हैं, log x और आधार में e और बट्टे में log x और आधार में e। ठीक है, ये चेंज हो गया। इसका करो log y आधार में e बटे log ऑफ x आधार में e, मतलब सभी के ऊपर और नीचे log लगा देना है, यानी log ऊपर जो log में वो संख्या ऊपर लिख दो और आधार में वो भी नीचे लिख दो log लगा के, और आधार जो वो दोनों का सेम रख दो। ठीक है, इसी प्रकार से log x आधार में e और बटे log ऑफ y आधार e, log ऑफ y आधार e बटे log ऑफ y आधार e, log ऑफ z आधार e बटे log ऑफ y आधार e। ठीक है, सभी का आधार e बना रहे हैं। ठीक है, इसका और बना लो log x आधार e बटे log z आधार e, log y आधार e बटे log z आधार e। ठीक है, और log ऑफ z आधार e बटे log ऑफ z आधार e। ठीक है, अब देखो यहां देखो, इसमें नीचे log ऑफ x ऑन बेस c, log ऑफ x ऑन बेस c, log ऑफ x ऑन बेस c, मतलब log ऑफ x आधार में e। R1 में सभी में ये एक बटे log x कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने R1 में से तो ले लिया एक बटे log ऑफ x आधार में ये कॉमन ले लिया R1 में से, तो R2 में से ये नीचे वाला कॉमन आ जाएगा, यानी एक बटे log ऑफ y आधार में ये कॉमन आ जाएगा, और R3 से एक बटे log ऑफ z आधार में ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सभी में से हमने कॉमन ले लिया। अब ऊपर क्या बचा देखो, log ऑफ x आधार में log ऑफ
वाई आधार में ई, log ऑफ जेड आधार में ई, log ऑफ एक्स आधार में ई, log ऑफ वाई आधार में ई, log ऑफ जेड आधार में ई और log ऑफ एक्स आधार में ई। देखो ये बचेगा, नीचे भी है log ऑफ वाई आधार में ई और log ऑफ जेड आधार में ई। ठीक है, और इसका मान देखो सारी सारी रो ही बराबर आ गई। ठीक है ना, तो एक सारणिक में सभी रो या कॉलम बराबर हो तो सारणिक का मान 0 होता है, तो ये 0 हो गया। और फिर इस 0 ये 0 का पूरा, और इसको अगर 0 से गुणा करोगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस सारणी का मान पूछा था कि क्या आएगा, तो इस सारणी का मान 0 आएगा। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। अगर थोड़ा सा भी दिमाग और जोर डालोगे ना तो तुरंत हो जाएगा, इसको देखते पता चल जाएगा कि, क्योंकि ये चीजें सारी दिमाग में आ जाएंगी। लोग के अगर कंसेप्ट अगर ध्यान में पड़े तो ये सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी कि क्या क्या इसमें होने वाला है। ठीक है, और एक या दो स्टेप में अपना आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, समझाया तभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो बाकी सीधा था। ठीक है, तो ये प्रश्न था, ये 2 बार पूछा हुआ है, आरपीएससी के द्वारा ही 2 बार पूछा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये अपने 2013 के अंदर पूछा है। देखो क्वेश्चन ये है कि यदि एक ब्रैकेट लिखा हुआ है ऐसे ना, ये कह रहा है कि यदि ये जो ना यदि ये जो है ये अधिकतम पूर्णांक फलन को दर्शाता है, ठीक है ना। ये तो संकेत दे रखा है इसमें, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दर्शाता है। ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था ना, फंक्शन में जब हमने देखा भी था। ठीक है, और फिर कह रहा है कि x का जो मान है ना वो दे रखा -1 से बड़ा या उसके बराबर और 0 से छोटा। y का मान दे रखा है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा, और z का मान दे रखा है 1 से बड़ा या उसके बराबर और 2 से छोटा। ठीक है, ये दे रखा है। तो कह रहा है कि आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1 और ये x और ये लिखा है y, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y +1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y, और ये लिखा है z और z+1। ठीक है, और कह रहा है कि सारणी का मान बताओ क्या होगा, इस सारणी का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, तो देखो ऐसा प्रश्न अपनी बुक में नहीं आया है। ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है, फिर पूछा जा सकता है। हालांकि सिंपल है, लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात अगर ये ध्यान में नहीं होगी तो ये प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, देखो x से ही, अब x का मान कहां से कहां तक है, x का मान -1 से लेकर के 0 तक है। देखो x बराबर, अगर जैसे मान लो कि अब x बराबर -1 लोगे तो -1 का महत्तम पूर्णांक फलन है वो -1 ही आएगा। अगर x का मान अगर -1 से बढ़ा, जैसे मान लो आपने -0.5 ले लिया, -0.5 ले लिया। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, ये -1 आएगा। क्यों आएगा, देखो कि महत्तम पूर्णांक फलन जब हमने पढ़ा था तो उस समय मैंने बताया था आपको कि हमेशा महत्तम पूर्णांक फलन का मान तो हमेशा पूर्णांक आएगा, तो पूर्णांक आएगा इसका मान हमेशा ही एक पूर्णांक आएगा। ठीक है, अच्छा पूर्णांक क्या आएगा, अब पूर्णांक ही आएगा कि अगर पूर्णांक है तो सीधा पूर्णांक आ जाएगा, और नहीं अगर पूर्णांक से बड़ी संख्या है, जिन 2 पूर्णांकों के बीच में वो संख्या है तो हमेशा छोटा जो पूर्णांक होगा वो मान आएगा। जैसे मान लो कि अगर आपको ये दे दे कि भाई 2.5, तो अगर इसका इस पूरे का मान, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन है तो इसका मान तो पूर्णांक आना है। अब पूर्णांक कितना आएगा, ये देखो 2.5 2 3 के बीच में है तो इसका मान हमेशा 2 आएगा। अगर ये 2.9 है तो भी इसका मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। अगर ये 2.18 है तो भी इसका मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, इसका मान 3 कब आएगा, जब ये 3 हो जाएगा तो 3 आएगा। और अगर ये 3.1 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो भी 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहां
माइनस 0.5 जो वो किसके बीच में है, -1 और 0 के बीच में तो है। अब ये जो मान है हमेशा न्यूनतम पूर्णांक ग्रहण करता है। ये मान महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन जो है उसका मान जो है वो जिन दो पूर्णांकों के बीच में वो संख्या है तो हमेशा न्यूनतम पूर्णांक उसका मान आएगा। तो ये -0.5 है वो -1 और 0 बीच में है। अब इनमें से कम कौन सा है, कम तो ये तो है, तो इसका मान हमेशा कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो अब लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, अब देखना कितना हो जाएगा। ये तो जाएगा अपना भाई x का मान 0 से लेकर के 0 से छोटा है और -1 से बड़ा, तो हमेशा इसका मान जो है वो कितना आएगा, -1 आएगा। इसका मान यानी महत्वपूर्ण का मान हमेशा कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 + 1 0, ये -1 ये -1। यहाँ देखो y का मान 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। तो 0 से लेके 1 तक अगर y के मान है तो हमेशा y का मान महत्वपूर्णांक फलन y का मान कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। भाई न्यूनतम पूर्णांक 0 तो है, तो हमेशा न्यूनतम पूर्णांक को लेके आएगा। तो ये 0 1 1 सॉरी 0। फिर यहाँ देखो z किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है ना, तो महत्वपूर्णांक z का मान क्या होगा, 2 तो हो नहीं सकता। ठीक है, 2 से छोटे मान सारे, तो 2 से छोटे मतलब 2 से पहले वाला पूर्णांक क्या है, वो आएगा मान इसका, तो 1 1 1 और 2, 1 + 1 इन 2। अब इस सारणी का मान निकाल लो, जो भी आएगा वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका मान देखना कितना आ रहा है, तो यह आ जाएगा अपना, देखो 2 0 आ गए ना, इसको छोड़ो और आप इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, क्या करोगे, ऊपर से आओ नीचे, तो 1 × 0 माइनस और -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं दे रखा था, ऑप्शन में क्या दे रखा था, ऑप्शन में दे रखा था कि महत्वपूर्णांक फलन, ये तो ए ऑप्शन दे रखा था, ये बी ऑप्शन दे रखा था, बी ऑप्शन दे रखा था महत्वपूर्णांक फलन y, सी ऑप्शन दे रखा था महत्वपूर्णांक फलन z, और डी ऑप्शन दे रखा था महत्वपूर्णांक फलन x + 1। ठीक है, अब देखो ये किससे आएगा, अब 1 कब आएगा मान, इसका मान तो 1 हो नहीं सकता, इसका मान तो हमेशा कितना आएगा, -1 आएगा। महत्वपूर्णांक फलन y का मान कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। महत्वपूर्णांक फलन z का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसमें सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखो महत्वपूर्णांक फलन की बात जो वो कहाँ काम आएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना 2013 में सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एक। और देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर जो इजी क्वेश्चन है ना, जो अपन कर लेंगे वो क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जैसे मान लो कितने क्वेश्चन हो गए, 5 6 7वां क्वेश्चन है ना। देखो एक क्वेश्चन ये है कि y + z, y और z, x z + x और y, और यहाँ x y, यहाँ पर z लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है x + y। कह रहा है कि सारणी का जो मान है वो क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देखो क्या है। ऑप्शन में दे रखा है अपने को x y z, बी दे रखा है 3x y z, सी दे रखा है 4x y z, और डी दे रखा है अपने को 0। कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब देखो गुणधर्मों की सहायता से अगर निकालेंगे तो काफी टाइम लगेगा। गुणधर्मों से अपने को नहीं करना है कंपटीशन में, अपने को क्या करना है कि देखो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों में x y z आया हुआ, गुणा में x y z है। ठीक है, तो आप एक काम करो, x 3 है नहीं x y z, तो सीधा सा काम है कि आप x = 1, y = 1 2 और z = 3, तीनों के अलग अलग मान रख के देख लो। x = 1, y = 2, z = 3 रख लो, इस सारणी का निकाल लो। तो देखो इस सारणी से क्या आएगा, y + z, तो 2 और 3 5, ये आ जाएगा 1 1, यहाँ रखेंगे तो 2 और यहाँ रखेंगे तो 4 और ये रखेंगे तो 2। ठीक है, ये 3 3 और x + y यानी 1 + 2 = 3 आ गई। सारणी का मान निकालो, जो भी आएगा वो आ जाएगा। 5 × 4 × 12 -6 6 -1, इसको छोड़ो, 3 दूनी 6 -6 तो 0, +1 इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 3 दूनी 6 और -12 तो माइनस का 6 आ जाएगा। 30 ये 0 हो जाएगा और -6 बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। आ गया 24। अब देखो x y z के मान इसमें रखो, यहाँ ऑप्शन में रखेंगे तो x y z का मान है क्या, ऑप्शन में रखेंगे तो 1 2 3, तो 2 3 6 गुणा 1 नहीं भाई 1 × 2 × 3, तो 2 3 6 6 × 6, तो ये तो आ जाएगा 6।
यहाँ रखेंगे तो एक्स वाई जेड का मान तो 6 रहा, 6 तिया 18। यहाँ रखेंगे तो एक्स वाई जेड का मान तो 6, 6 चौके 24 और 0 है नहीं। तो कौन सा अपना सारणी का मान कितना आया था, 24 आया था ना। तो 24 ऑप्शन कौन सा दे रहा है, सी दे रहा है। तो इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर सारणी आती है ना तो अपने को x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 है, इससे रख के इसको सोल्व कर लेना है, अपने आंसर हो जाएंगे। ए बी सी आ रहे हैं तो x बराबर a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, इस प्रकार से रख के आपको सारणी के मान निकाल लेना है, ऑप्शन के मान निकाल लेना, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और लिखते हैं, देखो ऐसा ही और लिख रहे हैं। जैसे मान लो एक सारणी दे रखी है अपने को, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये अपना 7 अंक सुन हो जाएगा कि सारणी दे रखी है बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी और सी। कह रहा है कि सारणी का मान बताओ क्या आएगा। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ऐसे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बी ऑप्शन दे रखा है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, सी ऑप्शन दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर ए, ये दे रखा है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो वो नन ऑफ दीज दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या चलो चौथा ऑप्शन अपन बनाते हैं डी बराबर 0 बना देते हैं। ठीक है, देखो क्या करें, अभी सारणी का मान निकाल के इसको सोल्व करना है, ये निकालना तो काफी लेंथी काम हो जाएगा। देखो एक काम करते हैं, वही तरीका अपना कि आप a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 रख लो। ठीक है, तो रखो मान b और c यानी 2 और 3 5, c और a 4, a और b 3, a में से b घटाओगे माइनस का 1, b में से घटाओगे माइनस का 1, c में से घटाओगे माइनस 2। ठीक है, और a की जगह 1, b की जगह 2, c की जगह 3 हो गया। इसको सोल्व कर लो, 5 गुणा -3 -4 तो माइनस के 12 माइनस और फिर माइनस का 1 आ रहा है तो प्लस का 1 हो जाएगा। और इसको छोड़ो, 4 × 12 -6 फिर प्लस 1 और 8 -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस के 60 और प्लस के 6 और प्लस के 11, 11 और 6 17, 60 में 17 घटाओ कितने बचेंगे, माइनस के 43। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस के 43। अब देखो ए बी सी के मान रखो, अगर इसमें रखे तो देखो क्या आएगा, ए का मान ए क्यूब 1, बी क्यूब 8, सी क्यूब 27 और माइनस ए बी सी यानी 2 × 6, 6 कम 6, 6 तो ये हो गया, ए बी सी का मान 6 होगा, 6 × 18 करो, देख कितना होता है। तो 27 में से 18 घटाओगे तो 9, 9 और 9 18, आंसर आएगा 18। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि अपना तो आंसर आएगा 43, ये नहीं है। ठीक है, इसमें देखो तो क्या आएगा, देखो ये तो कितना हो जाएगा, ए बी सी का मान 6, 6 × 18 तो ये हो गया, और -1 फिर माइनस ये 8 और माइनस का 27, ये कितना आएगा, अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 18, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर देखो इसमें चेक करो, देखिए एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 रखोगे तो 3 2 5, c प्लस 1 4 3, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये भी ठीक है, 5 3 माइनस का 3, हाँ भाई देखो ये गलती हो गई, देखो -3 माइनस का 3 और माइनस का 4 तो माइनस के 7 आएंगे। ठीक है, माइनस के 7 आएंगे, -7 में जो 35 बनेगा ये, और 35 में से 17 घटाओगे ना तो माइनस का 18 बचेगा। ठीक है, ये गलती हो गई थी, ठीक है लेना। ठीक है, तो प्लस का 18 तो नहीं है, माइनस का 18 है, तो इससे मैच कर रहा है। ठीक है, एक और चेक कर लो, आप चेक करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा, 1 की घात 3 मतलब 1, 2 की घात 3 मतलब 2 की घात 3 करो तो 8 और ये 27 और माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 × 2 2, ये कितना हो जाएगा 4 × 12, ये कितना हो जाएगा 9। अब इसको सोल्व कर लो, कितना होता है 9 और 12 21, 21 और 2 23, 23 अगर इसमें से घटाओगे तो 4 तो ये बच गया, 4 13 आएगा इसका मान, तो 13 भी नहीं है अपना तो कितना था -18 रहना,
तो आप इस तरीके से ए बी सी के मान रख के ना इन सारणी के मान जल्दी से निकाल लोगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बाकी ए बी सी बराबर ए बी सी के मान आप 1 2 3 रख के देख लेना, अगर आपके गलत भी आए ना तो चेक कर लेना एक बार, जैसे क्योंकि ये सभी आंसर निकाल देगा ये ए बी सी, क्योंकि ए बी सी के अगर मान अलग अलग ले लोगे तो सभी मान आपके आंसर निकल जाएंगे इससे। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसा मिल आ भी जाता, जैसे मान लो देखो अभी -18 आया था, यहाँ पर अपने पास -43 आ रहा था। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा आभास होगा कि ये इससे मैच करने वाला है नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना मिस्टेक हुई अपनी। ठीक है, तो देख इसमें चेक किया तो अपने पता चल गया कि इसका मान -18 है कि -43। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो मेरा आगे है था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये देखो कि सारणी दे रखी है अपने को -a² ए बी ए सी ए बी -b² बी सी ए सी बी सी और -c² और बराबर दे रखा k गुणा ए बी सी। के गुणा ए बी सी दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि के का मान बताओ कितना हुआ। अब अगर ध्यान में हो तो ये सारणिक हमने अपने जो क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन के थे उसमें एक सारणिक आई थी। ठीक है, और हमने वहां पर सोल्व किया तो हमारे पास इसका मान आया था 4 तो सीधा सा है कि के का मान तो 4 आएगा। ठीक है, लेकिन बात ये है कि सारे प्रश्न याद थोड़ी रहेंगे, तो फिर क्या करें, तो फिर देखो फिर क्या करेंगे, फिर अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पे ए बी सी की जगह पर मान रखो, ए की जगह 1 रखो, बी की जगह 2 रखो, सी की जगह 3 रखो और सोल्व कर लो। ए की जगह 1 रखो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, 2 3 2 माइनस का 4 6 3 6 और माइनस का 9। ठीक है, इस सारणी का मान निकालो कितना आएगा, और साथ में आगे के गुणा ए बी सी का मान कितना रखना है, 1 2 3, तो 1 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, -1 गुणा, इसको छोड़िए तो माइनस गुणा के प्लस, प्लस का 36 और -36, फिर -2 गुणा, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो तो माइनस के 18 और फिर माइनस के 18 और फिर +3 गुणा, इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, 6 दूनी 12 और -12 तो प्लस के 12 हो जाएंगे और बराबर कितना होगा 6 के, देखो देख क्या रहा है, ये तो हो गया 0, ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 को और माइनस गुणा के प्लस, देखो ये गलती हो गई शायद, माइनस के ये प्लस के आएंगे भाई, हाँ ठीक है, माइनस के 18 हो गए और फिर माइनस के 18, ठीक है सही आएगा। तो चौवालीस 24 आ रहा था, -1 तो 9 चौक 36 और -36, ठीक है, फिर -2 18 और माइनस के 18 भी ठीक है, और फिर इसको छोड़िए 6 दूनी 12 और फिर -4 दिए 12, ये भी ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। ठीक है, एक बार चेक करो दोबारा, देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। a बराबर 1, b बराबर 2 रखोगे, ठीक है, ये ए बी था, 2 -4 6 3 6 और माइनस का
9, यहाँ तक ठीक है। फिर -1 9 चौक 36 और -36 ये भी ठीक है। -2 गुणा माइनस के 18, देखो ये गलत हो गया ना, इसको छोड़ेंगे ना तो 6 तिया सॉरी हाँ ठीक है -18 और फिर -18 ठीक है सही है। प्लस का 3 6 दूनी 12 और फिर माइनस के 12 तो प्लस के 12 हो जाएंगे। देखो देखिए कितना आता है, ये तो 0 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 प्लस के 72 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 या 72 बराबर 6 की। देखो इसका मान आया हुआ है अपना की बराबर 4 आया हुआ है। की का मान 4 ही आना चाहिए था, क्यों नहीं रहा, क्या बात है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। कहाँ मिस्टेक हो रही है, पकड़ में नहीं आ रही मिस्टेक है कहीं भी। की का मान 4 ही आ रहा है इसमें। अच्छा सुनो 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 सुनो, इसमें ये हाँ ये गलती हो रही है, ये a² b² c² ये है भैया आगे, k गुणा a² b² c²। और अगर ध्यान से देखें तो अपना क्वेश्चन में यही था 4 गुणा a² b² c² ये अपने सिद्ध करना था क्वेश्चन में था। ठीक है तो अब कितना आएगा ये, हाँ देखो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, अब सही आएगा ये। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 के, और ये हो जाएगा 144 बराबर 36 के, और के बराबर हो जाएगा 144 बटे 36 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है तो के का मान 4 हो जाएगा। ठीक है ये सारणी हमने सोल्व की थी, तो इसका मान 4 a² b² c² आया था, लेकिन अपने उस तरीके से नहीं निकालना है, हमें ए बी सी के मान रखने हैं 1 2 3 और सोल्व करना है, के का मान निकाल लेना है। ठीक है एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे इसमें तरह तरह के क्वेश्चन है। और देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि यदि p लैम्डा की घात 4 प्लस q लैम्डा की घात 3 और प्लस r लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस t बराबर एक सारणिक दे रखी है लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 3, लैम्डा माइनस 1, 2 माइनस लैम्डा और लैम्डा प्लस 4, लैम्डा प्लस 3, लैम्डा माइनस 3 और 3 लैम्डा, और कह रहा है कि आपको टी का मान निकालना है। टी का मान निकालना क्या आएगा, ठीक है टी का मान पूछा क्या आएगा। अब देखो कोई तरीका नहीं अपने पास इसे, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग पर जोर डालें तो हमें तो टी का मान ये चाहिए। इसका मतलब ये कैसे करके अगर ये सारे पीछे वाले सभी 0 हो जाएं तो अपना काम चल जाएगा ना। अगर ये 0 हो जाए तो टी का मान निकल जाएगा। अब ये 0 कैसे होंगे, देखो इनमें कुछ कोई एक ऐसी संख्या ऐसी है जो सभी में आ रही है, लेमडा है क्या सभी में, अगर लेमडा बराबर 0 ले लें, लेमडा बराबर 0 लेते क्या हो जाएगा, सभी 0 है ना, ये तो सारे थे अपन टी का मान निकालना थे, सभी 0 जाए तो लेमडा बराबर 0 ले लो, तो लेमडा बराबर 0 ले लो तो टी का मान कितना जाएगा, तो टी बराबर आ जाएगा सारणी के अंदर जहां लेमडा हमारा तो 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 -3, ये -1 2 4 और 3 -3 और 0। सोल्व कर लो इसको, जो भी आएगा वो लेमडा माना जाएगा। तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो अगला, तो माइनस आएगा, फिर माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और इसको छोड़ो 0 -9 फिर -3 सॉरी +3, इसको छोड़िए 4 माइनस और माइनस के साथ प्लस के हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 9 और 6 4 10 30 कितना आ जाएगा 21, जो अपना जो मान है इसका टी का वो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये अपना पूछा है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में। तो आज की क्लास में हमने प्रश्न जो किया वो सारे अच्छे से प्रश्न किए। अब बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, प्रश्न का सभी का एक ही तरीका है, बस ये देखना कि आपको जो प्रॉपर्टीज है ना अगर सीधी लग रही हैं तब तो वो काम में लो, ठीक है, अन्यथा आप कुछ मान ऐसे ढूंढो कि जो अपने पास उसमें मान रखे कि सारणी के मान, अपने जो ऑप्शन जो है उसमें सारणी के मान रखो और ऑप्शन में मान रखे, देखो कि कौन से मान से सारणी का मान और ऑप्शन के मान बराबर आ रहे हैं, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए बी सी मिले ना तो ज्यादातर आपको ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी बराबर 3 रख लेना, सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन रोकते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 1 2 क्वेश्चन और देखेंगे, आगे कोई अलग टाइप का क्वेश्चन होगा तो और बताएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।